पिछले मॉड्यूल में क्या सीखा था? बच्चों, हमने पिछले मॉड्यूल में मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज देखी थी। तो कौन सी प्रॉपर्टीज देखी थी? सबसे पहला था उस मटेरियल का अपीयरेंस, वह पदार्थ या फिर वह वस्तु दिखने में कैसी है, क्या उसके ऊपर कोई चमक है या नहीं, इसके आधार पर हमने उसे अलग समूह में डाल दिया था। अगली प्रॉपर्टी थी हार्डनेस। बच्चों, हमने देखा कि कुछ पदार्थ हार्ड होते हैं, वे दबाने पर आसानी से नहीं दब जाते, और कुछ पदार्थ सॉफ्ट होते हैं जो दबाने पर एकदम आसानी से दब जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी थी सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों, हमने देखा कि कुछ पदार्थ पानी में आसानी से घुल जाते थे, लेकिन कुछ पदार्थ नहीं घुल सकते थे। ऐसे पदार्थों को हमने इनसोल्यूबल कहा, और जो डिसॉल्व हो गए हमने उसे सोल्यूबल कहा। अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं पेज नंबर 30। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you fall into a glass of water. What happens to all of these? दोस्तों, एक्टिविटी 4 में हमने देखा कि जो इनसोल्यूबल सॉलिड्स और लिक्विड्स थे वह सारे पानी से अलग होकर फ्लोट हो रहे थे। कुछ ऐसे थे जो सरफेस पर फ्लोट हो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नीचे सिंक हो गए। बच्चों, यदि एक स्विमिंग पूल है और सूखी पत्तियां उस पर गिर रही है, तो यह सारी पत्तियां स्विमिंग पूल के सरफेस पर फ्लोट होगी। आप किसी तालाब में यदि कंकड़ फेंकें तो वह कंकड़ नीचे जाकर बैठ जाता है। आप किसी ग्लास में शहद की कुछ बूंदें डालें तो वह बूंदें नीचे चली जाती है। Bujo would like you to give him few examples of each of objects that float and those that sink in water. What about testing the same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? तो बच्चों, बूझो चाहता है कि आप उसे 5 एग्जाम्पल्स दे ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो पानी में फ्लोट होते हैं, और 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पानी में डालते ही सिंक हो जाते हैं। तो बूझो के लिए जल्दी से 5 एग्जाम्पल्स सोच लीजिए। बच्चों, हम अगर ऐसा टेस्ट करके देखें कि यह सारे ऑब्जेक्ट्स दूसरे लिक्विड्स पर फ्लोट होते हैं या नहीं, जैसे कि ऑयल, क्या हमें ये कभी ट्राई करना चाहिए? तो हाँ बच्चों, यदि आपको घर पे कभी भी मन हुआ तो अलग अलग लिक्विड्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स डालकर देखिए कि वे फ्लोट होते हैं या नहीं। पेज 31, ट्रांसपेरेंसी। You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? Obviously not, as your friends can see through that and spot you. Can you see through all the materials? Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. Glass, water, air, and some plastics are examples of transparent materials. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these items. बच्चों, आप लुका छुपी तो काफी बार खेले होंगे। तो बच्चों, कुछ ऐसी जगहों का नाम सोचिए जहां आपको छुपना पसंद होता है, जैसे कि टेबल के नीचे, कबर्ड के अंदर, या फिर पर्दे के पीछे। क्या कभी आपने किसी ग्लास के दरवाजे के पीछे छुपने की कोशिश की है? नहीं ना, क्योंकि हमें पता है कि कांच के पीछे छुपे हम तो हमारे दोस्त आसानी से हमको देख सकते हैं। बच्चों, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जिनके थ्रू हम चीजें देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जैसा कि फिगर 4.7 में दिखाया गया है। बच्चों, कांच, पानी, हवा और कुछ प्लास्टिक्स ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं। दुकानदार आमतौर पर सारी चीजें जैसे कि बिस्किट्स, मिठाइयाँ और अन्य खाद्य पदार्थों को ग्लास की बोतलों में रखते हैं, जैसा कि 4.8 में दिखाया गया है। वे ग्लास या प्लास्टिक यूज करते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो,
ताकि खरीदने वाले आसानी से देख सके कि उन बोतलों में क्या है। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard carton, or a metal container. Wood, cardboard, and metals are examples of opaque materials. Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? दोस्तों, कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं कि आप उनके आर पार न देख पाए। ऐसे मटेरियल्स को हम ओपेक कहते हैं। बच्चों, ओपेक मटेरियल्स जो होते हैं उनमें आप बता नहीं सकते कि अंदर है क्या, जैसे कि लकड़े का डब्बा या फिर कार्डबोर्ड का कार्टन या फिर एक मेटल का कोई भी धातु का एक कंटेनर। लकड़ी, कार्डबोर्ड और धातु, यह सारे एग्जाम्पल्स हैं ओपेक मटेरियल्स के। बच्चों, क्या हम ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स को आसानी से इन दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, ट्रांसपेरेंट और ओपेक, बिना कंफ्यूजन के? एक्टिविटी 6. Take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. Make a note of your observation. Now, put 2 to 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. Look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oiled paper? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. Remember the oily patch on paper when we tested food items for presence of fats? That was translucent too. Can you think of some more examples of translucent materials? अब एक्टिविटी 6 के लिए एक कागज की शीट ले लीजिए और उसके थ्रू एक लाइट का बल्ब होता है जो, उसे देखिए। लाइट के बल्ब को चालू करना मत भूलिएगा बच्चों। और फिर आपकी ऑब्जर्वेशंस लिख लीजिए, आपको क्या दिखा वह लिख लीजिए। फिर उस कागज की शीट पर 2 बूंद तेल डालिए और उसे स्प्रेड कर लीजिए अच्छे से। अब वापस उस कागज से उस लाइट बल्ब को देखिए। क्या आप देख सकते हैं कि बल्ब आपको कुछ ज्यादा क्लैरिटी से, ज्यादा क्लियरली दिखता है, लेकिन अब भी वह थोड़ा धुंधला लगता है। तो बच्चों, ऐसे मटेरियल्स जिनसे हमें ऑब्जेक्ट्स या फिर वस्तुएं दिखती है लेकिन बहुत क्लियरली नहीं, ऐसे मटेरियल्स को हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। बच्चों, हमने जब वह फैट्स पर हमने जब टेस्ट किया था मूंगफली वाला, तब भी हमने कागज पर इस प्रकार की ऑयल के ड्रॉप्स देखे थे, वह भी ट्रांसलूसेंट था। क्या आप ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के कुछ और एग्जांपल्स के बारे में सोच सकते हैं? We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. Paheli suggests covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. तो दोस्तों, इसी प्रकार हम सारी वस्तुओं को 3 समूहों में बांट सकते हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। अब बच्चों, पहेली हमारे पास एक एक्टिविटी करवा रही है, तो चलिए देख लेते हैं वह क्या है। पहेली कहती है कि एक टॉर्च ले लीजिए और एक अंधेरे वाली जगह पर चले जाइए। वहां जाकर टॉर्च का जो कांच होता है उसे अपने हाथ से ढक लीजिए और टॉर्च ऑन कर दीजिए, जैसा कि फिगर 4.9 में दिखाया गया है। बच्चों, टॉर्च ऑन करते ही आपकी हथेली की जो ऊपर वाली साइड है उसे देखिए, आपको लाइट दिखाई देगी वहां से आते हुए। तो बच्चों, पहेली जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली, आपकी पाम भी ओपेक है या फिर ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूसेंट है। तो बच्चों, इसके बारे में सोचिए और आपका जवाब तैयार रखिएगा। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. Why do we need to group materials? In everyday life, we often group materials for our convenience. At home,
we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other place. तो दोस्तों, हमने सीखा कि सारे मटेरियल्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनकी दिखावट अलग होती है, फिर उनमें से कुछ लिक्विड्स में सोल्यूबल होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ पानी पर फ्लोट हो सकते हैं, कुछ नीचे सिंक हो जाते हैं, और कुछ मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट, ओपेक या फिर ट्रांसलूसेंट भी हो सकते हैं। हम मटेरियल्स को अलग अलग सिमिलैरिटीज के आधार पर समूह में डाल सकते हैं, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज में जो विभिन्नता है उनके आधार पर भी हम उन्हें अलग अलग समूह में डाल सकते हैं। बच्चों, हमें इन मटेरियल्स को अलग अलग समूह में डालने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अधिकतर मटेरियल्स को समूह में डालते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमें आसानी पड़े उसके लिए। बच्चों, घर पर आमतौर से हम सारी चीजों को इस प्रकार स्टोर करते हैं कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वह सारे एक साथ। यदि आप कभी आपके किचन में कुछ दरवाजे खोलें, कुछ कबर्ड ड्रॉर खोलें, तो आप देखेंगे कि सारी चम्मचें एक साथ रखी जाती है। फिर चाहे कुछ चम्मच बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन चम्मच एक साथ होती है। फिर कटोरियां देख लीजिए, कटोरियां भी एक साथ होती है, अलग अलग नाप की कटोरियां, लेकिन इन सभी को हम एक साथ रखते हैं क्योंकि वे सिमिलर है, वे लगभग एक जैसी ही है। इन सारी वस्तुओं को ऐसे रखने से हमें उन्हें ढूंढने में आसानी होती है। बच्चों, मान लो कि आपको कुछ खाना है और आपको आपकी फेवरेट वाली कटोरी चाहिए, और आपकी मम्मी ने सारी कटोरियों को अलग अलग जगहों पे रख दिया है, तो क्या आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी ढूंढने में? इसलिए बेहतर ये होगा कि हम सारी सिमिलर वस्तुएं एक ही जगह पर रखें, ताकि आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए और वह वस्तु आपको कहाँ मिलेगी। इसी प्रकार बच्चों, दुकानदार भी सारे बिस्किट्स जो होते हैं वह एक कोने में रखते हैं, जो सारे साबुन होते हैं उन्हें अलग से एक जगह रखते हैं, और अनाज और पल्सेस इन सबको भी अलग से रखते हैं। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials into groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. We will study more about this in higher classes. सारे मटेरियल्स को अलग अलग समूह में यदि हम डाल दें तो इससे हमें सहायता होती है जब हमें उनकी प्रॉपर्टीज का अभ्यास करना होता है, या फिर हमें उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ पैटर्न ढूंढना होता है। हम इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे अगले क्लासेस में। आपके हायर स्टैंडर्ड्स में आपको बताया जाएगा कि इसके पीछे के कारण क्या होते हैं। अब बच्चों, आ जाते हैं कीवर्ड्स पर। कीवर्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें इस चैप्टर में बताए गए हैं। हम यदि इन वर्ड्स को याद रखें तो हमें आंसर्स फॉर्म करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए देख लेते हैं यह कीवर्ड्स कौन से हैं। हार्ड, इनसोल्यूबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल्स, ओपेक, रफ, soluble, translucent, transparent. Summary: objects around us are made up of a large variety of materials. A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of materials. Different types of materials have different properties. Some materials are shiny in appearance, while others are not. Some are rough, some smooth. Similarly, some materials are hard, whereas some others are soft. Some materials are soluble in water, whereas some others are insoluble. Some materials, such as glass, are transparent, and some others, such as wood and metals, are opaque. Some materials are translucent. Materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. Things are grouped together for convenience and to study their properties. तो चलिए दोस्तों, अब सारांश में देख लेते हैं हमने इस पाठ में क्या सीखा। बच्चों, हमारे आसपास की सारी वस्तुएं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बनी हुई होती हैं।
कोई भी एक पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं बनाने के लिए। ऐसा भी मुमकिन है कि कोई एक वस्तु एक ही पदार्थ से बनी हुई हो या फिर बहुत सारे अलग अलग पदार्थों से बनी हुई हो। अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। कुछ मटेरियल्स चमक वाले होते हैं जिन्हें हम लस्ट्रस कहते हैं, कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ भी होते हैं। इसी प्रकार कुछ मटेरियल्स हार्ड हो सकते हैं और कुछ सॉफ्ट भी हो सकते हैं। कुछ मटेरियल पानी में घुल जाते हैं, सल्यूबल होते हैं, और कुछ पदार्थ पानी में बिल्कुल नहीं घुलते, वे इनसल्यूबल होते हैं। कुछ मटेरियल्स, कुछ पदार्थ जैसे कि कांच ट्रांसपेरेंट होते हैं और लकड़ी, लोहा, यह सारे ओपेक होते हैं। कुछ मटेरियल्स ट्रांसलूसेंट भी होते हैं। मटेरियल्स को हम अलग अलग समूहों में डालते हैं उनके सिमिलैरिटीज के बेसिस पर और उनमें जो विभिन्नता होती है उनके आधार पर। वस्तुओं को समूह में डालने से हमें आसानी पड़ती है उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए। एक्सरसाइजेस। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो बच्चों, कुछ 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम याद कर लीजिए जो आपको पता है कि लकड़े से बनते हैं, जैसे कि कबर्ड, कुर्सियां, टेबल, यह सारी चीजें लकड़े से बनी हुई होती हैं। सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच शाइन। बच्चों, यहाँ हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं, कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वस्तुएं चमक वाली होती है। तो वस्तुओं के नाम है ग्लास बोल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। बच्चों, कांच की कटोरी हमें पता है कि वह चमक वाली होती है। प्लास्टिक के खिलौने में भी कुछ चमक होती है लेकिन वह लस्ट्रस नहीं होते। स्टील की चम्मच हमें पता है कि वह चमक वाली होती है और कॉटन की शर्ट में तो कोई भी प्रकार की चमक नहीं होती। मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो with the materials from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. तो बच्चों, यहाँ हमें 2 कॉलम दिए गए हैं। हमें मैच करना है ऑब्जेक्ट्स के नामों को मटेरियल्स के साथ। तो बच्चों, हमें यह ध्यान में रखना है कि कोई भी एक वस्तु एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई हो सकती है और एक पदार्थ से हम एक या एक से अधिक प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। तो इसी आधार पर आप क्वेश्चन 3 कंप्लीट करेंगे। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। बच्चों, क्या पत्थर ट्रांसपेरेंट होता है और कांच ओपेक? यह तो गलत है, इसलिए हम इसे फॉल्स कहेंगे। अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। बच्चों, नोटबुक पर तो कोई प्रकार की चमक नहीं होती और इरेजर भी तो चमकीला नहीं होता, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। चॉक डिसॉल्व्स इन वाटर। चॉक का चूरा यदि हम पानी में डालें तो वह घुल जाता है, इसलिए यह वाक्य सही है। चॉक पानी में डिसॉल्व हो जाता है, यह स्टेटमेंट ट्रू है। अ पीस वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। बच्चों, यदि आप पानी में लकड़ा डालें तो वह फ्लोट होगा, इसलिए यह वाक्य सही है। आपने बच्चों कुछ मूवीज में देखा होगा कि लकड़े का एक टुकड़ा पानी में गिर जाता है और वो फ्लोट होता है। एक लॉग ऑफ वुड होता है और उस पर आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स बैठकर पानी में सैर करते हैं। शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। बच्चों, हमें पता है कि शक्कर पानी में आसानी से घुल जाती है, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑयल मिक्सेस विथ वाटर। बच्चों, क्या तेल और पानी कभी भी घुल मिल सकते हैं? नहीं, तो यह हम लिख देंगे फॉल्स। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। बच्चों, यदि पानी में आपने रेती मिलाकर रख दी तो कुछ देर बाद वह नीचे बैठ जाती है, इट सेटल्स डाउन, इसलिए यह वाक्य सही है। हम इस पर लिख देंगे ट्रू। विनेगर डिसॉल्व्स इन वाटर। बच्चों, हमने इस चैप्टर के एक्सपेरिमेंट्स में देखा था कि विनेगर पानी में आसानी से घुल जाता है,
इसलिए यह स्टेटमेंट ट्रू है। Given below are the names of some objects and materials: water, basketball, orange, sugar, globe, apple, and earthen pitcher. Group them as A. round shaped and other shapes, B. eatables and non-eatables. तो बच्चों यहाँ आपको कुछ वस्तुओं के और कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं। आपको इन्हें दो समूह में डालना है। एक है जो गोल आकार या फिर कोई दूसरे आकार वाले हैं उस समूह में, और दूसरा समूह है खाद्य पदार्थों का और ऐसे पदार्थ जो हम नहीं खा सकते। तो बच्चों इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, इन सारे मटेरियल्स को आप ए और बी वाले दो समूह में डाल देंगे। लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। तो बच्चों अब इन सारे वस्तुओं के नाम लिख दीजिए जो आपको पता है कि पानी पर फ्लोट होते हैं, पानी में तैर सकते हैं। अब चेक कीजिए, देखिए कि क्या यह सारे पदार्थ तेल या फिर केरोसिन पर फ्लोट हो सकते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ हमें कुछ समूह दिए गए हैं, कुछ ग्रुप्स में अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। तो बच्चों इन सब में आप देखेंगे कि चेयर, बेड, टेबल और कबर्ड यह सारी वस्तुएं लकड़े से बनी हुई है, किंतु बेबी वह तो लकड़े से नहीं बना है, तो वह ऑड मैन आउट है। इसी प्रकार हम आगे की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यह था आपका चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मजा आया और यह चैप्टर आपके लिए आसान हो गया। मिलते हैं अगले चैप्टर